नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। जिम कॉर्बेट का नाम दुनिया में भला कौन नहीं जानता है। चंपावत जिला जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। नामचीन अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट ने 1907 से 1946 के बीच 39 सालों में 7 आदमखोर बाघ और बाघिनों को मारा था और सबसे चर्चित 436 लोगों का शिकार करने वाली एक आदमखोर बाघिन का भी यही चंपावत के पास चौड़ा राजपुरा में उन्होंने अंत कर लोगों को दहशत से निजात दिलाई थी। तो चंपावत के जिम कॉर्बेट ट्रेल की बात करने से पहले जिम कॉर्बेट पार्क जो 2 जिलों का नैनीताल और पौड़ी जिले से लगा हुआ है और दुनिया भर में मशहूर है। जो एडवेंचरस और वन्य पर्यटन के शौकीन लोग लगातार नियमित रूप से वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं और भारत के ही नहीं, भारत के बाहर। उसी जिम कॉर्बेट के नाम पर चंपावत जिले में ट्रेल बनने वाली है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ट्रेल को मंजूरी दी थी। उस ट्रेल से टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। उस पूरे रिमोट एरियाज़ के जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है वह विकास की मुख्यधारा से भी जुड़ेगा और पर्यावरण को बचाए रखते हुए ये सब कुछ होगा। तो जिम कॉर्बेट ट्रेल के क्या हालात हैं, इसको जानने के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफ कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे से बात करते हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर चंपावत क्षेत्र का उन्होंने दौरा भी किया और चंपावत डिवीज़न ऑफिस में बैठक भी करी। तो डॉक्टर साहब, जिम कॉर्बेट ट्रेल को लेकर अभी तक की स्थिति क्या है? देखिए, ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिम कॉर्बेट नेचर ट्रेल का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी और इसकी समीक्षा हम लोगों ने करी है। कल से हमने प्रारंभ करी थी इस दौरे के दौरान, और आज विभिन्न हितधारकों के साथ हमने मीटिंग करी है। स्थानीय जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो इसकी कार्यदायी संस्था नामित हुई है शासन से, उनके साथ भी वार्ता हुई है। इस पूरे जिम कॉर्बेट ट्रेल को धरातल पर किस प्रकार से सफलतापूर्वक उतारा जा सकता है, इसके बारे में 3 मुख्य बातें हम लोगों ने देखी हैं। पहला ये कि यदि हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो हम स्थानीय निवासियों के स्वरोजगार की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो इससे जुड़े होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये ट्रेल विकसित होने के साथ साथ जो चंपावत जिला है, इसके आसपास जितने ग्राम हैं इन ट्रेल्स के आसपास, उनमें कहीं ना कहीं वैकल्पिक स्वरोजगार के अवसर स्थानीय निवासियों को सुलभ हों, इस तरफ हमारा ध्यान गया है। और उस संदर्भ में किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग होम स्टेज हैं उनको हम इस ट्रेल से लिंक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने प्लान बनाया है। स्थानीय जो युवा हैं जो नेचर गाइड्स बन सकते हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं आजकल, तो वो पलायन ना करें और नेचर टूरिज़्म से जुड़े, नेचर गाइड्स बने। उस पर भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम गत दिनों में प्रभाग स्तर पर हुआ है, उनसे भी हमने वार्ता करी आज। वो भी बड़े आशान्वित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके अतिरिक्त हेरिटेज टूरिज़्म पे बहुत काम हो सकता है चंपावत ज़िले में, क्योंकि इसकी अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू है। कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो चंपावत और अल्मोड़ा ये 2 ज़िले हैं जिनकी बहुत अधिक हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर किस प्रकार से उस हेरिटेज को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं और स्थानीय निवासियों को उससे स्वरोजगार के अवसर दे सकते हैं। तो हेरिटेज टूरिज़्म पर भी हमने एक प्रोजेक्ट इसी से लिंक करने का बनाया है। और साथ ही साथ जो जिम कॉर्बेट ट्रेल है, जिम कॉर्बेट ने अपना समय बहुत इन क्षेत्र में व्यतीत किया है। कई सारे मैनीटर्स को यहाँ पर उन्होंने हटाया है यहाँ से क्षेत्र से, तो उन क्षेत्रों को देखने की ललक देशी नहीं विदेशी पर्यटकों में भी बहुत होती है। और हमने ये पाया है कि एक कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था जहाँ पर टूरिस्ट अप्रोच करे और उसे ये सारी सुविधाएं कि वो कहाँ जाना, कहाँ जाए, कैसे पहुँचे, कहाँ रहे और कौन लोग उसे घुमाएंगे उस क्षेत्र में, कौन लोग उस क्षेत्र के बारे में उसे जानकारी दे सकते हैं, कौन गाइड्स ऐसे उपलब्ध हो सकते हैं, ये सब सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी। तो हमारा एक प्रयास ये है कि एक समेकित प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इसको टूरिस्ट को उपलब्ध कराएं। तो क्या इसमें जो स्थानीय लोगों की जो सहभागिता को अधिक से अधिक, मतलब प्रोएक्टिव रोल उनका कैसे होगा? क्या कहीं कोई ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, या जैसे लोगों को स्वरोजगार की बात है, लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटीज जो भी हो सकती है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, वो सब मिलेगी? तो किस तरह से किस किस स्टेज में, मतलब कैसे आप इसको आगे बढ़ाएं? हाँ, देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में हमारा प्रयास है कि जो टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, नेचर गाइड्स की एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चुका है, उसके बाद सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय युवाओं का चयन किया जाएगा प्रथम दृष्टया, जो इच्छुक हैं इस काम को करने में।
और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनको हैंड होल्डिंग की जाएगी और उसके बाद द्वितीय चरण में उनका एक टेस्ट लिया जाएगा। एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें यदि वो पास हो जाते हैं तो उनको विभाग में रजिस्टर किया जाएगा, उनको नेचर गाइड के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। उनकी ये सूचना उपलब्ध रहेगी वेबसाइट पर, विभागीय वेबसाइट पर जो हम बनाने जा रहे हैं। उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनकी डिटेल उपलब्ध रहेगी कि टूरिस्ट सीधे तौर पर भी उनको अप्रोच कर सकता है यदि उसे बुकिंग करानी हो, और किस क्षेत्र में विभाग भी उनकी मदद कर सकता है, किस प्रकार से उनको वैकल्पिक स्वरोजगार के अवसर हम लोग दे पाएँ। ये तो नेचर टूरिज़्म की बात हो गई। इसके अलावा हेरिटेज टूरिज़्म जो मैंने कहा आपसे, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है। पर्यटन विभाग से हमारी बात चल रही है, तो पर्यटन विभाग इसकी हेरिटेज टूरिज़्म की ट्रेनिंग भी कराता है, तो वो प्रशिक्षण वहाँ से प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसको भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। और जैसा मैंने बताया, तीसरा हमारा होम स्टे के माध्यम से, जो होम स्टेज़ सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है, जिनका उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाया, उनको किस प्रकार से हम लोग इस योजना से जोड़ पाएँ बेहतर तरीके से, इस पर भी काम चल रहा है। इनकॉर्पोरेट ट्रेल सब पूरी कब होगी, कोई इसका टाइम फ्रेम खींचा गया है, और कितनी लागत, कंसल्टेंसी एजेंसी को लेके कंट्रोवर्सी हुई, तो अभी क्या है? नहीं, देखिए, आज मेरी इसी सिलसिले में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें जो चयन करना है संस्था का, वो गतिमान है, वो आज और कल में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के स्तर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा डीपीआर गठन के लिए, और एक बार डीपीआर का गठन हो जाता है उसको भी वेट वन विभाग के स्तर से किया जाएगा, क्या क्या कार्य किए जाने हैं, कैसे किए जाने हैं, क्योंकि आरक्षित वन में बहुत सारे कार्य होते हैं जो करे जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। पर इसको पूरी स्ट्रीमलाइन करके डीपीआर को जल्दी से गठन करके कार्यदायी संस्था द्वारा शासन को भेजा जाएगा। ट्रेल्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, आज भी मौके पर मौजूद हैं, लोग आज भी जा रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। हमारा इस पहले प्रथम दृष्टया हमारा प्रयास ये है कि आज जो टूरिस्ट जाना चाह रहा है वहाँ पर, उसको हम कम से कम बेसिक सूचना उपलब्ध करा दें ताकि वो उन ट्रेल्स पर आज भी जा सके। तो इसके माध्यम से पहला प्रयास है कि वेबसाइट का डेवलपमेंट हो जाए। स्थानीय निवासियों में से जो लोग नेचर गाइड्स या नेचर हेरिटेज टूरिज्म की तरफ आकर्षित होते हैं, करना चाहते हैं, स्वरोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनका हम चयन कर लें, उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दें, ताकि टूरिस्ट जब आए तो उसे रहने का स्थान और गाइड और ट्रेल तीनों ही उसे मिल जाएँ, तो ये पूरा समीकरण हमारा सही बैठ जाए। वन और वन संपदा और पर्यावरण को लेकर दो बड़े खतरे इस समय हैं। तो वाइल्ड मैन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा जो इस बार जो 2024 में फायर सीजन था कुमाऊं के लिए, उत्तराखंड के लिए भयावह था। 5 से अधिक जाने कुमाऊं में गई, अल्मोड़ा उसमें बिनसर तो था ही। तो एक इसको रोकने के लिए वाइल्ड मैन कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा फायर सीजन जो अगले साल फरवरी से फिर से होगा, तो उस समय के लिए प्लानिंग क्या है? चीड़ जो पिरूल को लेकर जो बातें कही गई, क्या पिरूल मतलब चीड़ के खतरे से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म प्लान है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 2 प्रश्न हैं। पहला, मानव वन्यजीव संघर्ष, जो कि सबसे ज्वलंत समस्या आज हमारे सामने आ रही है, गुलदार और टाइगर्स और एलिफेंट्स और वाइल्ड बोर के रूप में। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो गुलदार ज़्यादा दिक्कत करता है, और भालू। हमारी कोशिश ये है कि निर्देश भी उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं, उस पर ज़मीनी काम भी हुआ है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका होता है कि हम अपने व्यवहार को कैसे परिवर्तित करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। व्यवहार परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं या सह अस्तित्व की बात करते हैं, तो हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी ज़रूरी हैं, अपने व्यवहार में लानी ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, घर के आसपास अगर झाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो उसकी साफ़ सफाई रखें, उजाला नहीं है तो सोलर लाइट की व्यवस्था हो। इसमें वन विभाग सहयोग करेगा। बहुत सारी हमारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें हम ये सब काम करते हैं और स्थानीय ग्रामीणों को इसकी सुविधा उपलब्ध भी कराते हैं। उसके अलावा यदि सामने गुलदार आ जाए तो क्या करें, किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तीसरा, यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं गुलदार के साइन आपको दिख रहे हैं, या उसका मल दिख रहा है, उसका स्कैट दिख रहा है, या उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो तत्काल हमारे जो क्षेत्रीय वनाधिकारी उनको सूचित करें ताकि वहाँ पर कैमरा ट्रैप लगा के उसकी मॉनिटरिंग की जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। QRTs हमारा गठन किया गया है। QRTs के माध्यम से तत्काल रूप से टीम्स मौके पर पहुँचती हैं, उसकी मॉनिटरिंग करती हैं। हमने इस बार ड्रोन्स का उपयोग करने का भी एक हमने निर्देश जारी किया है, जिसमें कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स, ये नई तकनीकें हैं जिनका प्रयोग वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। ये पहले प्रश्न। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा था वनाग्नि के संबंध में। ये ज्वलंत समस्या है, और हम मानते हैं कि हमारा पिछले साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा वनाग्नि काल पूरे साल चल रहा है। अब हम फरवरी को वनाग्नि काल प्रारंभ मान ही नहीं रहे हैं इस साल से। हमारा प्रयास अभी से शुरू हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठकें किए जाने के संबंध में हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। स्थानीय जन सहभागिता हम लोग कैसे प्राप्त कर पाएँ, उस पर हमने बात करी है। कल मैं एक प्लांटेशन मैंने देखा चंपावत जनपद में ही, जो विभागीय योजना के माध्यम से किया गया था, लेकिन उसको बचाने के लिए
जो स्थानीय सरपंच हैं वो खुद ही आगे आए और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें से पिरूल की साफ़ सफाई करना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस क्षेत्र की महत्ता क्या है। अगर वहाँ तेजपात का प्लांटेशन हुआ है तो तेजपात से भविष्य में उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थानीय लोगों को हमको वनों से अधिक हम लोग जोड़ पाएँ, नेचर से किस प्रकार से जोड़ पाएँ ताकि उनकी सहभागिता हमें प्राप्त हो पाए। तो इसका प्रयास हमने शुरू कर दिया है, क्रूज़ स्टेशन का मैंने निरीक्षण किया है, मास्टर कंट्रोल रूम्स का मैंने निरीक्षण किया है। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी तैयारियाँ पूरी रहें, स्थानीय जन सहभागिता हम लोग प्राप्त कर पाएँ और उसके साथ-साथ आने वाला जो वनाग्नि काल है उसमें जो श्रमिक हमें रखे जाने हैं, वनाग्नि श्रमिक जो रखे जाने हैं उनका इंश्योरेंस समय पे हो जाए। उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे रहें, उनके पास सारी तैयारियाँ रहें, हमारे वायरलेस सिस्टम्स काम कर रहे हों, हमारे जो वाहन हैं वो हमारे काम कर रहे हों, सही समय पे सही लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स रहें, इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। समस्या जो वानिकी से रिलेटेड नहीं है, मतलब लेकिन वन विभाग से संबंधित है। जो वन अनापत्ति अधिनियम जो विकास कार्यों को लेकर है, उसकी गति काफ़ी धीमी, खास तौर पे सड़कों को लेकर है। तो उसमें तेज़ी से निस्तारण हो, उसके लिए क्या प्रस्तावक विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करेगा या किस तरह से तेज़ी लाएगी, क्योंकि उससे विकास बहुत एसेंशियल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका। देखिए विकास होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा वन विभाग का भी मानना है। और लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ आती है, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमारे पास जो लैंड बैंक है या जो सीए जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करते हैं उसके लिए जो क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए राजस्व विभाग के स्तर से, वो खाली क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पाता है। पूर्व में शासन द्वारा कई बार निर्देश दिए गए थे कि एक लैंड बैंक जिलाधिकारी के स्तर पर बनाया जाए प्रत्येक जिले में, जिसमें इस प्रकार का भूमि उपलब्ध हो ताकि यदि कहीं लैंड ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है तो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को हम ये प्रस्ताव भेज सकें और उसका ऑल्टरनेटिव विकल्प हमारे पास हो कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन या क्षतिपूरक वृक्षारोपण जिसे कहते हैं उसे उस क्षेत्र में किया जा सके। लेकिन चंपावत जनपद में ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये लैंड बैंक उपलब्ध नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि भारत सरकार अब बिना प्रतिपूरक क्षेत्र उपलब्ध हुए कोई भी अप्रूवल नहीं देती है लैंड ट्रांसफ़र का। तो इसका कहीं न कहीं समाधान हम लोगों को ढूँढना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। न केवल जिम कॉर्बेट ट्रेल को लेकर तेज़ी लाने की बात कही, उसके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको दूर करने के साथ ही इको टूरिज्म और नेचर फ्रेंडली होना, पर्यटन, वन पर्यटन और साथ में डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जब एक समन्वय के साथ चलेंगी तो क्षेत्र का भी विकास होगा। और इसके अलावा जो जंगलों के, वन के आड़े, वन के सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं, फायर सीजन में किस तरह से बचाव हो, साथ में जो जंगली जानवर हैं उनके खतरों से कैसे निपटा जाए,